गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वो आयनिक इक्विलिब्रियम के एमसीक्यू के ऊपर कर रहे थे और अब तक 43 एमसीक्यू पे हम डिस्कस कर चुके हैं। टारगेट जो है वो 50 का है, तो 7 क्वेश्चंस पर और डिस्कस करना है। अगर हम इन 7 क्वेश्चंस की बात करें तो 44 क्वेश्चंस जो है आपके पास वो क्या है, राइट द फॉलोइंग एसिड्स इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। किस किस में पूछा गया है? फर्स्ट आपको दिया गया है H3SO4 पॉजिटिव, सेकंड आपको दिया गया है HSO4 निगेटिव और थर्ड आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है H2SO4। तो देखिए, अगर हम इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपको कि ऑलवेज जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ऑलवेज जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, ऑलवेज याद रखिए सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। उसके बाद क्या होता है आपका, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ नॉट की बेसिक, पहले क्या होता है आपका पॉजिटिव, उसके बाद क्या होता है आपका न्यूट्रल, उसके बाद क्या होता है निगेटिव। ये याद रखना है। जब भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको इसी तरह से लगाना है। अब यहाँ पे क्या दिया, H3SO4 पॉजिटिव, HSO4 निगेटिव, H2SO4। तो ऑलवेज याद रखिए, तो कैसे कर सकते हैं आप, ऑलवेज याद रखिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा फिर कौन होगा आपका न्यूट्रल होगा और उसके बाद कौन होगा आपका निगेटिव चार्ज वाला। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है पॉजिटिव, दूसरा क्या है निगेटिव और तीसरा क्या है आपका न्यूट्रल। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पॉजिटिव वाले की। इसका मतलब क्या, ए सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए के बाद न्यूट्रल वाला सी और सबसे कम किसकी होगी, बी की, जिसपे निगेटिव चार्ज है। तो कौन सा हो जाएगा, ACB। तो याद रखेंगे आप। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही याद रखना है ऑलवेज, जब भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑलवेज क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, उसके बाद न्यूट्रल और न्यूट्रल के बाद आपका निगेटिव। ओके, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है NH4 पॉजिटिव प्लस H2 निगेटिव और यहाँ पे क्या हो गया आपका NH3HS निगेटिव। अब उसने इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि ये जो NH3 है और H2 निगेटिव है इनका नेचर बताना है। क्या बताना है, इनका नेचर बताना है। नेचर का मतलब क्या है, आपको ये बताना है इसमें कि ये दोनों क्या है, क्या ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। ओके, तो इसको बड़ा इजी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। आप जब भी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एरो के बाद मत देखिए क्या है, एरो से पहले को डिफाइन कर लीजिए क्या है। तो देखिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो गया आपका एसिड और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या हो गया आपका बेस। इतना कर लेंगे आप। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऐसे क्वेश्चंस में, इसको ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में आपको इसी तरीके से करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दिया जा रहा है और वो आपसे पूछ रहे हैं इनमें क्या एसिड है कौन सा बेस है, तो आप एरो से पहले ध्यान दीजिए। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कैसा होता है आपका एसिड और जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या है, बेस। एरो के बाद क्या कर दीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए, चेंज कर दो। अब नाइट्रोजन वाले को आपने क्या बोला, एसिड, तो इधर नाइट्रोजन वाला क्या हो जाएगा, बेस। सल्फर वालों को इधर क्या बोला आपने, बेस, तो इधर क्या हो जाएगा, एसिड। तो आपका NH3 भी बेस है और H2 निगेटिव भी बेस है, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि NH3 H2 निगेटिव क्या है, तो क्या हो गया, दोनों के दोनों बेस हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको रिएक्शंस बना के वो दे रहा है और वो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए इसमें कौन एसिड है कौन बेस है, तो एरो से पहले देख लीजिए। एरो से पहले जो आपने लिखा है, जिसको एसिड लिखा है वो एरो के बाद बेस हो जाएगा और जिसको एरो से पहले बेस लिखा है वो एरो के बाद एसिड हो जाएगा। तो एरो से पहले ही पता चल जाएगा कि कौन कौन बेस है और कौन कौन एसिड है। ओके, याद रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या जा रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे एनहाइड्राइड बताना है, एनहाइड्राइड बताना है। तो बहुत बच्चे होते हैं जिन पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना नहीं आता है। देखिए टफ नहीं होता है, बड़ा इजी होता है एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना। कैसे होता है, देखिए आपको किसका एनहाइड्राइड पूछा ये देख लीजिए, किसका एनहाइड्राइड पूछा, परक्लोरिक एसिड। अब ये देखिए जिसका पूछा है, किसका पूछा है, परक्लोरिक एसिड। अब ये देखो कि परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो एनहाइड्राइड आपको बनाना आ जाएगा।
कैसे एनहाइड्राइड बनता है, ये देखो कि परक्लोरिक एसिड का होता है आपका HClO4। ओके, तो हमें जिसका भी एनहाइड्राइड बनाना होता है तो ऑलवेज याद रखिए हमें 2 मोल लेना होता है उसका। कितना मोल लेना है? 2 मोल लेना होता है। आप इन 2 मोल को लिख दीजिए। HClO4 है, HOClO3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे को ऐसे लिख दीजिए। अब माइंड में क्वेश्चंस क्या हो रहा होगा कि इसको ऐसे क्यों लिखा है। देखिए, हम जब भी किसी एसिड का एनहाइड्राइड बनाते हैं तो हमको वाटर निकालना होता है, और जब हमको वाटर निकालना है और वाटर निकालने के बाद जो बचता है वो उसका एनहाइड्राइड हो जाता है। एनहाइड्राइड नाम से ही पता चल रहा है। तो एनहाइड्राइड बनाना है तो हमने क्या लिया? परक्लोरिक एसिड लिया। उसके कितने मोल लेने हैं? जिसका भी एनहाइड्राइड बनाना है 2 मोल ले लिए। अब हमको क्या करना है? वाटर को निकाल देना है। अब जब हमें वाटर को निकालना है तो वाटर कैसे निकलेगा? यहाँ से क्या चला जाएगा? OH, और यहाँ से क्या चला जाएगा? आपका H। तो जब यहाँ से OH इस H के साथ निकला तो H2O निकल गया। तो कितना Cl बचा? 2, और 7 ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 4 7। ऐसे एनहाइड्राइड बन जाता है। तो हर कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, उसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते चलिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जब भी किसी का एनहाइड्राइड पूछा जा रहा है तो उसके 2 मोल लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, और वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो आपके पास बचेगा वो क्या हो जाएगा? उसका आपका एनहाइड्राइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, ये टाइट्रेशन से क्वेश्चन बनता है ऐसा। मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है आपसे किसकी? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की आपसे मैक्सिमम वैल्यू को पूछा गया है, KSP को पूछा गया है। तो याद रखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो जाती हैं यहाँ पे, तो ऑलवेज याद रखिए कि जो FeAlCr होता है, FeAlCr, इस क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FeAlCr, ये तीनों थर्ड ग्रुप के आते हैं। बहुत बार ये भी पूछ लेता है कौन से ग्रुप में प्रेसिपिटेशन में जाते हैं, तो थर्ड ग्रुप में होते हैं। लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में अगर बात करें Zn की, तो Zn आपको फोर्थ ग्रुप में जाता है। कौन से ग्रुप में जाता है? फोर्थ ग्रुप में। तो जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो कम होता है, क्योंकि ये तो वैसे ही पता चल गया आपको। अगर ये पता है तीनों एक ही ग्रुप के हैं तो अगर इसका ज़्यादा होगा तो इसका भी ज़्यादा होगा, तो इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसा होता है? कम। लेकिन जो फोर्थ ग्रुप का होता है जैसे जिंक, इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है आपका वो क्या होता है? हाई। तो कौन सा आंसर इस हो जाएगा इसका? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 48 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 48 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? ऑन डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम CH3COONH4 एंड CH3COOH। तो यहाँ पे आपको 2 दिए गए हैं। एक तो आपको सॉल्ट दिया गया है CH3COONH4, और एक आपको क्या दिया गया है? CH3COOH। उसने यहाँ पे क्या कहा है कि pH डिक्रीज होगी, pH इंक्रीज होगी, या pH रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी, या नन ऑफ दीज। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मैक्सिमम स्टूडेंट है ना सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और करते भी तो गलत ही करते हैं। अब कैसे गलत होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो एसिड दिया गया है, एसिड है भी, इसको मत देखिए। पीएच में क्या चेंजिंग होनी है वो हमेशा सॉल्ट से पता चलता है। इसमें कौन सा सॉल्ट दिया गया है आपको? CH3COONH4 दिया गया है। अब सॉल्ट से आपको देखना है कि इसमें कौन सा एसिड और बेस बनेगा, और किसी भी सॉल्ट से एसिड या बेस बनाने के लिए एक ही तरीका होता है। जब भी आपको कोई सॉल्ट दिया गया और आपसे वो कह रहा है कि इसकी नेचर बताइए, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, या इसमें किस टाइप के सॉल्ट बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे एसिड और बेस। तो याद रखिए जब भी आपको कोई सॉल्ट दिया जा रहा है तो आप क्या करो, उसमें वाटर को ऐड कर दो, और जैसे ही आप वाटर को ऐड करेंगे तो इससे एसिड और बेस बन जाएंगे आपके सॉल्ट से। अब आपको पता है CH3COO पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव, और यहाँ पे कैसा होता है? पॉजिटिव। H पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा होता है? निगेटिव। इतना आप काम कर लेंगे। अब ये CH3COO निगेटिव इस H के साथ क्या बना देगा? आपका एसिड बना देगा, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा? NH4OH बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब CH3COOH क्या है? आपका वीक एसिड है, और NH4OH क्या है? आपका वीक बेस है। तो दोनों की नेचर एक सी हो गई।
तो जब दोनों की नेचर एक सी हो जाती है तो वहां पे पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, तो पीएच कैसी रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी। अगर यहाँ पे दोनों की नेचर अलग अलग होती, मान लीजिए एक वीक एसिड होता दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो स्ट्रॉन्ग बेस वालों की पीएच बढ़ती है तो पीएच इंक्रीज हो जाता है ना। लेकिन अगर नेचर एक जैसी आ रही है, यहाँ पे क्या है, बी की एसिड है बी की बेस है। ऑलवेज याद रखिए जब भी आपसे पीएच का क्वेश्चन आ रहा है और आपको कोई भी एसिड या बेस के साथ सॉल्ट दिया गया है, तो एसिड या बेस नहीं बताएगा, ऑलवेज सॉल्ट को देखना होगा। और सॉल्ट में आपको क्या करना है, वाटर मिला दीजिए, जो बना है वो कंडीशन बताएगी क्या होना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी की एसिड बना है बी की बेस बना है, तो दोनों एक ही हो गया, ये भी वीक हो गया ये भी वीक हो गया, तो पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ NH4OH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर उसने एक क्या दिया आपको, एक NH4OH दिया है और एक उसने लिख दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4 क्या है, आपका वीक बेस है, तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर यूज होगा। तो ऑलवेज याद रखिए अगर आपके पास वीक बेस है, क्या है आपके पास, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑलवेज जो इंडिकेटर यूज होगा आपके पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में, ऑलवेज मैथाइल ऑरेंज, मैथाइल ऑरेंज यूज होगा। मैं आपको इसका टेबल दूंगा इसी लेक्चर में जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो आप याद रखिए अगर आपके पास वीक बेस है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑलवेज उस कंडीशन में जो इंडिकेटर यूज होता है वो कौन सा होता है, आपका मैथाइल ऑरेंज। ठीक है, याद रखें कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कौन सा 50 की, अगर हम 50 क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस में उसने क्या कहा है कि फिनोप्थिलीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर्स है कलर देंगे, इसलिए मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एसिडिक मीडियम में जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होता है ये कोई कलर नहीं देता है, ये सिर्फ बेसिक मीडियम में चलता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस नहीं करेगा। तो फिनोप्थिलीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इन एसिडिक मीडियम, कुछ पिंक लगाते हैं कुछ रेड कुछ ग्रीन, ऐसा नहीं है, ऑलवेज एसिडिक मीडियम में कलर नहीं देता है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है लास्ट के तीन, लेकिन तीनों याद रखने वाले हैं, अगर आ जाए तो छुटना नहीं है। तो फिनोप्थिलीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इन एसिडिक मीडियम, नो कलर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ NH4OH एंड वीक एसिड। यहाँ पे वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पे दोनों ही कैसे हो गए हैं, है ना, वीक हो गए हैं, बी की बेस हो गया है, ठीक है ना, और बी की आपका क्या हो गया, एसिड हो गया है। तो जब आपके पास बी की बेस हो और बी की एसिड हो तो वहां पे जो इंडिकेटर आपको यूज करना है वो कौन सा करना है, फिनोप्थेलीन, सॉरी फिनॉल रेड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जाता है, बताऊंगा मैं अभी आपको टेबल इसका। तो कौन सा लेना है, फिनॉल रेड लेना है। तो बीक एसिड बीक बेस में जो इंडिकेटर जाता है वो कौन सा जाता है, आपका फिनॉल रेड, और बीक की जगह अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पे कौन सा होता है, फिनोप्थेलीन, कौन सा होता है, फिनोप्थेलीन। और जब आपका बीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तब कौन सा होता है, मैथाइल ऑरेंज। ठीक है, मैं इसका टेबल दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। देखिए तो यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल को आप याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसके लिए कोई माइंड ही नहीं चलाना है, बस याद रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो जब भी आपसे इंडिकेटर का क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर लेंगे। आपको ऑलवेज वो इंडिकेटर जरूर पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्वेश्चन बना के देगा, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी दे सकता है, बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बीक बेस दे सकता है, या बीक एसिड बीक बेस दे सकता है। तो देखिए ये टेबल बहुत छोटा सा है, याद रखना। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां पे इंडिकेटर आप फिनोप्थिलीन भी यूज कर सकते हैं या मैथाइल ऑरेंज भी कर सकते हैं। कभी कभी पीएच रेंज पूछ लेता है, एंड पॉइंट पे क्या होगा, तो वो 4 से 10, याद रखना है, बहुत अच्छे से नोट कर लेना। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, तो क्या यूज करना है आपको, मैथाइल ऑरेंज, कौन सा यूज करना है, मैथाइल ऑरेंज। और इसके अगर हम पीएच रेंज की बात करें तो वो कितना होता है, 4 to 7। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आपके पहले स्ट्रॉन्ग एसिड था मैथाइल ऑरेंज, अब क्या मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इस स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे ले गया और इस बीक को यहाँ पे ले आया, तो मैथाइल ऑरेंज की जगह कौन सा लेंगे आप, फिनोप्थिलीन, कौन सा ले लेंगे, फिनोप्थिलीन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में हमेशा याद रखिए फिनोप्थिलीन आ सकता है। सीधा तरीका ये है, अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में फिनोप्थिलीन इन्वॉल्व हो जाता है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बी की एसिड है, बी की बेस है। लास्ट क्वेश्चन यही था 51, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, फिनॉल रेड यूज़ करते हैं। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, और मैक्सिमम बच्चे गलत ही करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, क्योंकि पढ़ कर नहीं जाते इस वाले कॉन्सेप्ट को। इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ यही पढ़ना होता है। टाइट्रेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड वीक बेस। तो ये टेबल आपको याद करनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। ओके, टेक केयर।